नमस्कार दोस्तों। आज से हम ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ब्लैक होल थ्योरी क्या होती है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, और बहुत कुछ वो हम आज की क्लासेस और कल की क्लासेस में देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये देखेंगे कि अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी है अर्थ की, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, माउंटेन, वॉल्केनोज और बहुत कुछ देख लेंगे इसमें भी। अब ये आगे के लेक्चर्स में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, क्लाउड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, विंड कैसे चलती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद लास्ट सेक्शन होगा ओशियोनोग्राफी। अब इसमें हम देखेंगे कि ओशन करेंट्स क्या होती है, ओशियन की कौन कौन सी लेयर्स होती है, ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओशन में और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे। ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा फिर हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। तो वो इसके बाद आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आएगा इंडियन ज्योग्राफी। और हर सेक्शन के बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, वो आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड उसके बाद आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी गुरुकुल ज़ीरो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम आंसर्स डाल देंगे और कुछ पीडीएफ्स हैं वो भी डाल दिया करेंगे यूपीएससी गुरुकुल ज़ीरो पे। तो आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगली हम जो भी वीडियो डालें वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। 100 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। 100 लाइक्स पहुंचने के बाद हम सेकंड वीडियो भी डाल देंगे। और ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दिल खोल के पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दे दूं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्स, और हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं आज के वीडियो में वो यहाँ पे है कि सबसे पहले हम यूनिवर्स में देखेंगे कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो ये कैसे बिग बैंग से यूनिवर्स बना। उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे नेबुला क्या होता है, गैलेक्सी क्या होती है, स्टार्स क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल से रिलेटेड एक होता है इवेंट होराइजन क्या होता है, एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, और गैलेक्सीज कितने टाइप्स की होती हैं। और यहाँ से हर साल यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन आता है और आता है। तो इसलिए आपको यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिग बैंग थ्योरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने बिग बैंग पे कि बिग बैंग क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी ये बताता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ एंड इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब आगे यूनिवर्स कैसे बढ़ रहा है। तो ये थ्योरी ये बताती है। तो सबसे पहले ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक छोटा सा पार्टिकल था जिसका नाम है ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। अब ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का मतलब है कि एक बहुत छोटा सा पार्टिकल जिसमें इनफाइनाइट मास था, मतलब बहुत ज़्यादा मास था इसमें, और इसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था, बहुत हाई टेम्परेचर था। 13.6 बिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, उसी ब्लास्ट को हम बिग बैंग कहते हैं। और जब ये ब्लास्ट होता है तो ये एक्सपेंशन होता है, बड़ा सा एक बन जाएगा, और यही आपका यूनिवर्स है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इस यहाँ से यहाँ आने के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे याद नहीं रखना है हमें, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए याद रख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि बीच में क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मेशन हो जाता है। जो फर्स्ट 3 मिनट्स में, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 मिनट्स में, उसमें एक फर्स्ट एटम बनता है। उसके बाद
4 लाख साल में, फर्स्ट 4 लाख ईयर्स में आपका फर्स्ट माइक्रोवेव लाइट निकलती है। माइक्रोवेव लाइट निकलती है। उसके बाद इस माइक्रोवेव लाइट के बाद फ्यू फर्स्ट बिलियन ईयर्स में, मतलब अगर हम अभी से देखें तो 12.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका फर्स्ट स्टार का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टार बन जाता है फर्स्ट बिलियन ईयर्स में। उसके बाद जब ये स्टार बना तो अब धीरे धीरे ये स्टार्स आपस आसपास 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 रहते गए और ये गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो जाता है, ये गैलेक्सी बन जाती है। अब बिग बैंग ये कहता है कि जो भी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, तीन गैलेक्सी, चार गैलेक्सी, पांच गैलेक्सी, अभी इस गैलेक्सी में बहुत छोटे 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 स्टार्स हैं, ठीक है। और ये जो गैलेक्सी बनी ये आपस में दूर जा रही है, ठीक है। ये सब एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, बिग बैंग के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो सब कुछ एक्सपेंशन में है कि ये इससे दूर जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, ये इससे दूर। लेकिन ये गैलेक्सीज बड़ी नहीं हो रही हैं, गैलेक्सीज का साइज़ वही है। ये अगर इतना बड़ा है तो ये हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन यूनिवर्स अगर इतना बड़ा था तो ये आगे चल के और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। तो ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन गैलेक्सीज का साइज़ वही है, उसमें स्टार्स का साइज़ वही है, बस यूनिवर्स का साइज़ बड़ा होते जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब ये देखिए, ये जो इमेज है ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। इस इमेज में आपको यही समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। इसको आप आराम से एक बार देख लीजिए कि यहाँ तक आते आते इलेक्ट्रॉन बन गए, प्रोटॉन बन गए, इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, फिर हाइड्रोजन एटम बना, फिर आपका ऐसे ही ऐसे यूनिवर्स बना, सॉरी गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, हैवी एटम्स बने। तो ये ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वो आपका ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते गई। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब आप एक यूपी पीसीएस का 2016, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2016 का ही क्वेश्चन है। इसको आप पढ़िए। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ मैमल्स का, आइस एज का, यूनिवर्स का या ओशन का। अब इसका आंसर आप सोच लीजिए और सोच के कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। मैं इसका आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सारे जो भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सबको मिला के मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन आंसर ज़रूर करिएगा आज, सो दैट आपको भी पता लगे कि जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे कि नेबुला क्या होता है। तो नेबुला कुछ नहीं होते हैं, नेबुला ऐसे गैसियस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा गैस है। जो गैसियस क्लाउड्स होते हैं इन्हीं को हम नेबुला कहते हैं। जो स्पेस में गैसियस क्लाउड्स होंगे उनको हम नेबुला कहते हैं। अब इस गैस में कौन सी गैस होती हैं, तो ये 99% हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना होता है। ये जो नेबुला होते हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने गैसियस क्लाउड्स होते हैं। और ये आई थिंक 2022 के यूपीएससी में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेबुला क्या होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि नेबुला गैसियस क्लाउड्स होते हैं जो कि मेनली बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। अब ये देखिए, ये एक नेबुला है जिसकी पिक्चर किसी सैटेलाइट ने या टेलीस्कोप ने ली है। तो ये एक नेबुला है। अब नेबुला के बाद हम आते हैं गैलेक्सी क्या होती है। तो गैलेक्सी सिंपली बहुत सारे स्टार्स, जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं तो ये मिलके आपस में जब ये एक दूसरे के बहुत बहुत पास होते हैं तो जो एरिया होता है इसको हम गैलेक्सी कहते हैं। अब गैलेक्सी में बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स तो है ही, एक तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स है, इसमें
आपके प्लैनेट्स होंगे जो स्टार्स के अराउंड घूम रहे होंगे, फिर आपके प्लैनेट के भी सैटेलाइट्स होंगे, जैसे अर्थ का मून है तो वो सैटेलाइट्स होंगे, एस्टेरॉइड्स होंगे। ये क्या होते हैं हम सारा कुछ देखेंगे कि ये क्या होते हैं, बस अभी के लिए आप नाम सुन लीजिए कि इसमें क्या क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स होंगे, कॉमेट्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गैलेक्सी के अंदर होती है, और गैलेक्सी कुछ नहीं है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स है, ठीक है। अब जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स तो है, लेकिन मान लीजिए एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ट्रिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर। तो अब आप ऐसे उसको किलोमीटर में उसका आप डिस्टेंस नहीं नाप सकते। तो जब दो स्टार्स के बीच में आपको या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नापना है तो आप लाइट ईयर का यूज़ करते हो। एक लाइट ईयर होता है, एक लाइट ईयर होता है 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये यूनिट, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई है कि एक लाइट ईयर कितना होता है। और लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है क्या मेजर करने के लिए, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। जब बहुत सारा आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है तो आप लाइट ईयर यूनिट का यूज़ करते हो, जो कि देखो यहाँ किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये लाइट ईयर है। अब यहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस का 2006 का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज नोन एज स्टेलाइट माइल, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक यूनिट या लाइट ईयर। इसका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज शाम तक। अब हम आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर कर लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गैलेक्सीज़ तो हमने समझ लिया, अब ये गैलेक्सीज़ कितने टाइप की होती हैं अब ये देख लेते हैं। तो गैलेक्सीज़ बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक होता है नॉर्मल गैलेक्सी या हबल गैलेक्सी भी इनको कहते हैं, और एक होती हैं पेकूलियर गैलेक्सीज़। अब नॉर्मल या जो हबल गैलेक्सी होती है वो भी तीन टाइप की होती है। स्फेरिकल, स्पाइरल, सॉरी स्पाइरल, जिसमें ऐसे स्पाइरल शेप का होता है जो गैलेक्सी, उसको हम स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है मिल्की वे गैलेक्सी, जो आपकी अपनी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में अर्थ, सन, ये सारी चीज़ें हैं, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। एंड ये आपको याद रखना है कि मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है। फिर दूसरी टाइप की गैलेक्सीज होती हैं जो इलिप्टिकल होती हैं, तो उनको हम इलिप्टिकल कहते हैं। जो इरेगुलर शेप की होती हैं वो इरेगुलर है। अब ये डिफरेंट कैसे हैं पेकुलियर गैलेक्सी से, ये अभी हम देखते हैं। तो पेकुलियर गैलेक्सीज वो होती हैं, लाइक ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरैक्टिंग गैलेक्सी, जैसे एक गैलेक्सी और ये दूसरी गैलेक्सी, जब ये आपस में एक दूसरे के तरफ बढ़ रही हैं तो ये इंटरैक्ट कर रही हैं, इनको हम कहते हैं इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज। और दूसरी होती है एक्टिव गैलेक्सीज। तो एक्टिव गैलेक्सीज वो होती हैं जिनके इसके सपोज ये एक गैलेक्सी है, इसका एक कोर है। जब कोर बहुत हाई एनर्जी जैसे गामा रेज या एक्स रेज ये एमिट कर रहा हो, वैसे मोस्टली गामा रेज ही होता है, एक्स रे होता नहीं है, बट ठीक है, बहुत हाई एनर्जी के जब रेडिएशन एमिट कर रहा है तो हम उन गैलेक्सीज़ को एक्टिव गैलेक्सीज़ कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं ब्लाजर्स और क्वासार्स। नाम सुने रहिए, याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ ठीक है, एक बार नाम पता हो कि एक्टिव गैलेक्सीज जो हैं जिनका कोर बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन एमिट कर रहा होता है उसको हम एक्टिव गैलेक्सीज कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं ब्लाजार्स और क्वासार्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस 2001 का क्वेश्चन है ये, कि मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी गैलेक्सी है। तो स्पाइरल गैलेक्सी है, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी है, इरेगुलर है, राउंड गैलेक्सी है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा और टेलीग्राम पे इसका आंसर देख लीजिएगा। आई होप कि आपने आंसर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो पॉज करके वीडियो आंसर कर दीजिए, हम आप अगले सेक्शन पे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं। तो सपोज़ ये एक नेबुला है। नेबुला अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैशियस क्लाउड्स होते हैं उनको हम नेबुला कहते हैं। तो ये एक नेबुला है जिसमें ये पूरा हाइड्रोजन और हीलियम से ये भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कहीं कहीं लोकलाइज्ड लंप होंगे, मतलब एक जगह थोड़ी थोड़ी ज़्यादा गैसेस होंगी, कहीं कम होंगी। तो ये मान लीजिए आप थोड़ी थोड़ी ज़्यादा गैसेस यहाँ पे
एक्यूमुलेटेड हैं। तो ये जहाँ ज़्यादा गैसेस हैं वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ ज़्यादा गैसेस हैं वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उनका ज़्यादा होगा। तो अब जिनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये आसपास की और गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज जी ज़्यादा है। अब ये जी जैसे जैसे ज़्यादा होगा और ज़्यादा आसपास की गैशियस क्लाउड्स इनके अंदर आएंगी तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा और ये अराउंड जब 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएगा, जब ये 10 मिलियन डिग्री का टेम्परेचर क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ होने लगेगा थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आपको याद रखना है कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ये फ्यूजन रिएक्शन जिसमें दो हाइड्रोजन आपस में मिलके एक हीलियम बना लेते हैं और इस हीलियम के बनाने के साथ साथ ये लाइट एमिट करते हैं और जब ये लाइट एमिट होगी तो यही हमको एज अ लाइट, हम दूर से आती हुई लाइट देखते हैं तो हम इनको स्टार कहने लगते हैं। अब ये दो हाइड्रोजन होंगे, मिलेंगे और ये एक हीलियम एटम बनाएंगे और इसमें बहुत सारी इस रिएक्शन में लाइट एमिट होती है, इसी को हम स्टार कह देते हैं, ठीक है। तो हम ये हटा देते हैं सो दैट हम लाइफ ऑफ स्टार समझ पाएँ कि लाइफ ऑफ स्टार कैसे होती है। इसको एक सेकेंड, ठीक है। बट इतना आप समझ गए होंगे कि नेबुला में जो लोकलाइज्ड लंप हैं उन्हीं को हम स्टार कहते हैं, जिसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होता है और जब लाइट निकलती है तो ये देखिए यहाँ आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये नेबुला था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का एक था जिसका टेम्परेचर -173 डिग्री था। अब धीरे धीरे इसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा एटम्स के बीच में, जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये आपस में इनका ग्रेविटेशनल पुल होगा। अब पुल होगा तो ये प्रोटोस्टार बनाएगा। प्रोटोस्टार मतलब ऐसे फुल स्टार नहीं है बट हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार टाइप बिहेव कर रहा है, बट ये कंप्लीट स्टार नहीं है। जब इनमें कोलिजन्स ऑफ एटम होने लगेंगे, टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगेगा, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम गैस बना लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये कंप्लीट स्टार बन गया है। ये स्टार है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा गैसेस होंगे, वो हाई एनर्जी होगा। जिसमें कम मास होगा वहाँ पे उसको हम लो एनर्जी स्टार कह देते हैं। अब किसी भी स्टार का जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उतना उसका कलर वैसा होगा, जैसे विबग्योर आप जानते होंगे, ठीक है। तो अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसका कलर वॉयलेट होगा, किसी का टेम्परेचर बहुत कम है उस स्टार का तो उससे आती हुई लाइट आपको रेड कलर की दिखेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इधर जाएगा वो कलर इधर हो जाएगा। इसके बाद ये जैसे एक स्टार है तो ये अंदर हाइड्रोजन गैसेस हैं, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रोजन से आप हीलियम बनेगा तो ये हाइड्रोजन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये धीरे धीरे अंदर का सारा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो ये स्टार आपका एक्सपैंड करने लगेगा, क्योंकि ठीक है ये जी बाहर की तरफ लगेगा, फोर्स एक्सपेंशन फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके अंदर का हाइड्रोजन सारा ख़त्म हो गया है और बाहर हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो ये इसको हम कहते हैं रेड जाइंट स्टार, ठीक है। एनर्जी एट कोर फिनिश हो गई है, सो अब ये एक्सपैंड कर रहा है। अब इसके बाद जब ये बहुत रेड जाइंट स्टार बन गया, मतलब बहुत बड़ा स्टार बन गया, लेकिन वो उतना लाइट एमिट नहीं कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ख़त्म हो चुका है कोर में। अब इसके बाद आता है एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट ये कहता है कि जिसकी वैल्यू होती है 1.44 इंटू मास ऑफ सन, जो अभी आपका मास है सन का उसका मल्टीप्लाई करना है 1.44 से। चंद्रशेखर लिमिट ये कहती है कि जो भी अगर इस वाले आपके स्टार का मास इस चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो ये बनाएगा प्लानिटरी नेबुला। प्लानिटरी नेबुला के ये बाद बनेगा ये वाइट ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ के बाद ये बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। तो ये वाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ क्या होते हैं आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नाम सुने रहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। एक चंद्रशेखर लिमिट इंपॉर्टेंट है कि इससे कम रहा तो ये प्लानिटरी नेबुला बनेगा, वाइट ड्वार्फ बनेगा और मतलब छोटे छोटे स्टार्स बन जाएंगे। ये बड़ा स्टार ब्लास्ट करके ख़त्म, उसके बाद ये ड्वार्फ स्टार्स बनेंगे, छोटे छोटे स्टार्स बनेंगे। वाइट इसलिए क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत ये वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये अभी भी लाइट एमिट करेगा जब ये छोटा सा बन जाएगा। और जब ब्लैक डॉर्फ तब बन जाएगा जब ये सारा ही हाइड्रोजन सारा फ्यूल ख़त्म, तो अब ये ब्लैक डॉर्फ स्टार बन गया। अब इसके बाद अगर
1.44 इंटू मास ऑफ सन से छोटा है इसका, इस वाले स्टार का मास, तो ये इधर जाएगा। लेकिन अगर 1.44 से ज़्यादा है मास, तो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। अब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अगर ये मास 3 से कम था, 3 इंटू मास ऑफ सन से कम था, तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा। न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा जिसके दो टाइप्स होते हैं, पल्सर और मैग्नेटार्स। पल्सर्स क्या होते हैं? पल्सर्स कुछ नहीं होते हैं, पल्सेटिंग स्टार। मतलब ये इसका रोटेशन का स्पीड इतना ज़्यादा है कि वो आपको लगेगा दूर से देखने के लिए पल्सेट कर रहा है। पल्सेट कर रहा है मतलब बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, वो इस टाइप से आपको लगेगा, तो ये पल्सेटिंग स्टार होता है। और मैग्नेटार्स, मैग्नेटार्स की स्पीड ऑफ रोटेशन कम होती है। और ये पल्सार, मैग्नेटार, ये भी पिछले साल यूपीएससी का क्वेश्चन था, और ये बहुत सिंपल था कि पल्सार मैग्नेटार किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। और अगर इस सुपरनोवा का मतलब इसका मास, इस वाले आपकी रेड जायंट स्टार का मास 3 टाइम्स मास से सन है, तो ये ब्लैक होल बन जाएगा। अब ब्लैक होल क्या होता है हम अभी अगले लेवल इस स्लाइड में देख लेंगे, बट अभी आप एक बार और इस चीज़ को देख लीजिए ध्यान से, सो दैट आपको समझ में आ जाए। 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और तब आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया है यूपी का लोअर का, 2015 का है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये सुपरनोवा। तो ये यही पूछ रहे हैं कि ये सुपरनोवा क्या है। तो ये एक एस्टेरॉयड है, कॉमेट है, ब्लैक होल है, डाइंग स्टार है। अब आपको इसका आंसर करना है कि क्या है कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम देख लेंगे कि ये क्या है टेलीग्राम चैनल पे। अब हम देखते हैं ब्लैक होल क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखे थे, ब्लैक होल जब सुपरनोवा का मास 3 टाइम मास ऑफ सन से ज़्यादा होगा तो ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है आपके यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में है ये है ब्लैक होल, जिसका इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, डेंसिटी वेरी हाई, बहुत हाई डेंसिटी है। ठीक है। अब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका जी मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का ज़्यादा होने का क्या मतलब है? ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी जिसके कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है। जैसे अर्थ की ग्रेविटी, आप अर्थ पे खड़े क्यों हो? क्योंकि इसकी ग्रेविटी है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो आप अर्थ से खड़े थोड़े ही रह पाते। ठीक है। तो ये ग्रेविटी यही करती है, किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो अपने अंदर से लाइट रेज को भी पास नहीं होने देता, कि लाइट रेज भी उसमें से निकल नहीं सकती। इसलिए जब यहाँ से कोई लाइट आ ही नहीं रही है आपकी आंखों तक, तो आप ब्लैक होल को कभी देख नहीं सकते। ठीक है। किसी भी चीज़ से आप ब्लैक होल को देख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से कोई लाइट वो पास ही नहीं होने देगा, किसी लाइट रेज को भी पास नहीं होने देगा। अब द फर्स्ट पर्सन टू टेल कि जिन्होंने इस चीज़ की थ्योरी दी थी वो थे एस चंद्रशेखर। और इन्होंने ये बताया कि कब ये ब्लैक होल बनता है, कब क्या बनता है। ये हमने अभी ऊपर देखा कि चंद्रशेखर लिमिट थी ना, चंद्रशेखर लिमिट कि 1.3 थी, ये 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से ज़्यादा होगा तो ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ब्लैक होल क्या है कि जिस चीज ऐसी कोई चीज़ जिसकी बहुत हाई डेंसिटी है, बहुत हाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये लाइट रेज को भी नहीं पास होने देता, उसी को हम सिंपली ब्लैक होल कह देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो ब्लैक कलर का दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ से कोई लाइट आती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा ब्लैक होल है।
ठीक है। इसके अंदर ये पूरा एरिया है जहाँ से हमको लाइट बिल्कुल आती हुई नहीं दिख रही है। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, इसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन का मतलब जिस बाउंड्री के बाहर ब्लैक होल से कोई ब्लैक होल का कोई इफेक्ट आपको फील नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 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 से आपको लाइट आएगी, यहाँ से आएगी लाइट, यहाँ से आएगी लाइट, यहाँ से आएगी, लेकिन यहाँ वाले एरिया में, यहाँ वाले एरिया में, यहाँ इन सारे एरिया से आपको लाइट नहीं आएगी। तो वो बाउंड्री जिसके बाहर ब्लैक होल का इफेक्ट फील नहीं होता है, उसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ये भी यूपीएससी में आई थिंक आया हुआ है, ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ है कि इवेंट होराइजन क्या होता है। तो इवेंट होराइजन याद रखिएगा कि द बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल की बाउंड्री को ही हम इवेंट ब्लैक होल की बाउंड्री को ही हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है। ब्लैक होल एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है दैट कैन नॉट बी सीन बाय अ टेलीस्कोप। हम ब्लैक होल को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, इसका ये असर्शन है। इसका रीज़न ये बोल रहे हैं कि ब्लैक होल ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डजंट इवन अलाउ लाइट टू स्केप। अब आपको ये बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है क्या है, और यूपीपीसीएस 2001 में भी आया हुआ है, 2003 में भी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आंसर कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बाय ब्लैक होल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय, किसने दिया था? चंद्रशेखर ने, हार्मन बॉन्डी ने, रदरफोर्ड ने, कोपरनिकस ने। ये मेंस 2016 का क्वेश्चन, ये फिर से आ सकता है, प्री में तो डेफिनेटली आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक लास्ट टॉपिक है आज का, जो हम एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं और गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, इसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सपोज ये सन है, अपना सन है, ठीक है, इसके अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं। मान लीजिए मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ये हम कल देखेंगे आराम से, अब आज के लेक्चर में नहीं, लेकिन हाँ कल के लेक्चर में देखेंगे। तो सपोज़ सन को छोड़ के कोई और स्टार है, और स्टार्स तो बहुत सारे हैं, सन भी एक स्टार है, ठीक है। तो सन को भी छोड़ के बहुत सारे यूनिवर्स में स्टार हैं, तो ऐसा कोई और स्टार है सन के अलावा, उसके अराउंड भी प्लैनेट्स घूम रहे होंगे, ठीक है। सपोज़ कोई एक्स प्लैनेट है, कोई वाई प्लैनेट है, कोई जेड प्लैनेट है, ये सारे किसी और एक्स वाई जेड सन स्टार के अराउंड घूम रहे हैं। तो जो भी प्लैनेट्स हमारे सन के अलावा किसी और स्टार के अराउंड घूम रहे हैं, उन्हीं को हम एक्सो प्लैनेट्स कह देते हैं, ठीक है। एक्सो प्लैनेट्स मतलब बाहर के प्लैनेट्स, एक्सो मतलब आउट, ठीक है, और प्लैनेट्स मतलब प्लैनेट्स, तो जो हमारे सन के अलावा किसी और स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, उनको हम एक्सो प्लैनेट्स कह देते हैं। तो एक्सो प्लैनेट सिंपली यही होता है, ठीक है, एक एक्सो प्लैनेट्स हो गया। अब गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? तो गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? तो सपोज़ ये सन है, यस, सपोज़ कोई ये एक और स्टार है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? बहुत हाई होगा, मान लेते हैं 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। फिर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, कहीं 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर और आगे चलेंगे तो कहीं 100 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर माइनस में चला जाएगा। तो ये वाला जो जोन है 0 से 100 वाला, ये हैबिटेबल जोन है। मतलब अगर ह्यूमन यहाँ पे पानी मिल जाता है, सपोज़ इस यहाँ पे कोई एक प्लैनेट है, उस पर अगर पानी है तो यहाँ पे ह्यूमंस सरवाइव कर सकते हैं। तो जहाँ पे ह्यूमन, जो हैबिटेबल जोन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन, ठीक है, उसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। बिकॉज यहाँ अगर सपोज़ 500 डिग्री सेल्सियस है, क्या यहाँ ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये गोल्डीलॉक जोन नहीं होगा। ये 0 से 100 डिग्री के जो बीच का हैबिटेबल जोन होता है, ये याद रखिएगा कि हैबिटेबल जोन, उसी को हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। तो सिंपली गोल्डीलॉक जोन ये है।
तो हमारा गोल्डीलॉक्स जोन हो गया, एक्सो प्लैनेट्स भी हो गया। हम एकदम स्टार्टिंग में आके देख लेते हैं क्या क्या करना था, क्या क्या हो गया। तो हमारा इवोल्यूशन हो गया, बिग बैंग पढ़ लिया, नेबुला देख लिया था। नेबुला वो गैशियस क्लाउड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के। उसके बाद गैलेक्सीज़ देख ली, बहुत सारे स्टार्स मिलके गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। स्टार्स क्या होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्या था, ठीक है, फ्यूजन होता है दो हाइड्रोजन का, एक हीलियम बनाते हैं, ये भी हमने देख लिया। ब्लैक होल क्या होता है, जहाँ से लाइट पास नहीं कर पाती, ये भी हमने देख लिया। इवेंट होराइजन क्या है, बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल जो होती है, इवेंट होराइजन था, ये देख लिया। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो भी प्लैनेट्स अपने सन के नहीं किसी और स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, उनको हम एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज़ क्या क्या हैं, स्पाइरल वाली और वो सारी चीज़ें वो हमने देख ली। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई अगर आपका सजेशन है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको सही कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू।